हो गया। तो आज से पॉलिटी का नया सेशन स्टार्ट है, ठीक है। और पॉलिटी में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ठीक। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और इसके राज्य क्षेत्र, ये सबसे पहला चीज है कि भाग 1 के अंतर्गत आता है, पार्ट 1, ठीक है। और आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक इसमें बताया गया है। तो धीरे धीरे सब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला चीज है कि आर्टिकल 1 क्या कहता है, ठीक है ना। क्या है आर्टिकल 1 क्या कहता है? तो आर्टिकल 1 कहता है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक। भारत राज्यों का संघ होगा। तो भारत में कौन कौन सा क्षेत्र शामिल है, इसमें हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो कौन कौन सा क्षेत्र शामिल है? क्षेत्र शामिल, तो पहला चीज है कौन? राज्य। भारत का क्षेत्र में राज्य तो शामिल होगा ही। दूसरा कौन होगा? केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तीसरा क्या शामिल है? तो भविष्य में भारत द्वारा अधिगृहित क्षेत्र। तो भविष्य में कोई भी क्षेत्र अगर लिया जाता है तो वो भी भारत का क्षेत्र में शामिल हो जाएगा। तो ये हो गया पूरा आर्टिकल 1। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 2 को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत, ठीक है। हो गया होगा। अब देखिए आर्टिकल 2, ठीक है। तो आर्टिकल 2 कहता है नए राज्यों का गठन एवं उसका स्थापना। क्या बोल रहा है? नए राज्यों का गठन एवं स्थापना, ठीक। तो भारत के बाहर कोई भी जगह है, भारत कभी भी इसको अधिगृहित करता है तो वो आर्टिकल 2 के तहत करेगा। उसको राज्य के रूप में अगर भारत को स्वीकार करना हो तो आर्टिकल 2 के तहत ही वो भारत में दूसरे राज्य को स्वीकार करेगा और शामिल करेगा। अब देखिए आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 बोलता है कि भारत में जो राज्य हैं पहले से मौजूद, भारत में पहले से जो राज्य मौजूद हैं उसका नाम में परिवर्तन, क्षेत्र को बढ़ाना हो या क्षेत्र को घटाना हो, ठीक है। तो जो पुराना नाम है उसको बदल के हम लोग नया नाम रखना चाहते हैं, तो ये सब आर्टिकल 3 के अंतर्गत होगा। तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत क्या क्या हो जाएगा? जो क्षेत्र बढ़ाना, ठीक है, या घटाना। दूसरा क्या हो जाएगा? राज्यों का नाम परिवर्तन, ठीक है। तो आर्टिकल 3 से रिलेटेड अगर कोई भी राज्य का नाम बदलना हो या किसी राज्य का क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, घटाना बढ़ाना कुछ भी हो, तो सबसे पहले संसद में पेश होता है एक अध्यादेश। और यह अध्यादेश संसद में पेश होने से पहले राष्ट्रपति के मंजूरी के लिए जाता है। किसके मंजूरी के लिए जाएगा? तो राष्ट्रपति के मंजूरी के लिए जाएगा। अब राष्ट्रपति क्या करता है? तो जिस भी राज्य का नाम में परिवर्तन करना हो, मतलब संबंधित राज्य में, तो संबंधित राज्य में उसको भेजता है, उसके विधानमंडल में भेजेगा। लेकिन राष्ट्रपति जो है राज्य का कोई भी बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है कि राज्य कुछ भी बोला तो राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा, ठीक है। इसमें हम लोग लिख देते हैं क्या होगा इसमें। तो
संसद में, ठीक है, विधेयक या अध्यादेश पेश करने से पूर्व किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से पूर्व सहमति आवश्यक है, जरूरी है, ठीक है। और राष्ट्रपति क्या करेगा? तो संबंधित राज्य विधान मंडल में प्रस्तुत करेगा उसको। लेकिन राष्ट्रपति राज्य विधान मंडल का कोई भी कार्य बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है, परंतु राष्ट्रपति बाध्य नहीं। थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, समझ जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल 3, लिख लीजिए, और या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आर्टिकल 4। तो आर्टिकल 4 अनुच्छेद 4 कहता है कि हम लोग जो अभी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में पढ़े हैं, मतलब कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 ये दोनों आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं। मतलब कि आर्टिकल 368 में है क्या चीज? तो आर्टिकल 368 में है संशोधन, ठीक है, संवैधानिक संशोधन अधिनियम। और जितना भी संशोधन होगा हम लोग का संविधान में तो आर्टिकल 368 के तहत होगा। लेकिन इसमें बोला जा रहा है आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 में कोई भी चेंजेस अगर करना हो तो संशोधन अधिनियम मतलब आर्टिकल 368 के तहत नहीं किया जा सकता है। तो किसके तहत किया जाता है? तो ये किया जाता है सामान्य बहुमत, ठीक है, सामान्य बहुमत से ही ये चेंज होगा। ये आर्टिकल 4 हो गया, लिख लीजिए, मिटा देते हैं। अब इसी के अंतर्गत, इसी चैप्टर के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना पड़ता है देसी रियासत के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सुन लो। तो जब अंग्रेज था हम लोग के यहाँ पे तो दो प्रकार से राज्यों का विभक्त किया गया था। एक था ब्रिटिश राज्य जिसको ब्रिटिश प्रांत बोला जाता था, दूसरा होता था देसी रियासत। देसी रियासत में राजा, जो पुराने राजा हुआ करते थे, राजाओं का शासन चलता था देसी रियासत में, ठीक है। तो अब देसी रियासत, जब हम लोग का भारत स्वतंत्रता अधिनियम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया, जिसमें भारत और पाकिस्तान को अलग किया गया, तो जितना भी देसी रियासत था उस समय कुल 552 देसी रियासत था। और 552 देसी रियासत में 3 विकल्प दिया गया था सभी को। पहला था कि भारत में रहो, या पाकिस्तान में रहो, या तीसरा स्वतंत्र रहो, ठीक है। तो जिसमें से 3 को छोड़ करके जितना भी 549 देसी रियासत प्रिंसली स्टेट जो था वो भारत में शामिल हो गया था। लेकिन 3 प्रिंसली स्टेट, 3 देसी रियासत ऐसा था जो कि भारत में शामिल नहीं हुआ था। तो वो कौन था? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। उसको फिर बाद में पुलिस कार्रवाई, जनमत संग्रह, ये सब के माध्यम से उनको भारत में विलय करवाया गया। और ये विलय में 2 व्यक्ति का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। एक होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल और एक होता है वीपी मेनन जी। ये दोनों का अहम भूमिका होता है तीनों को भारत में शामिल करने के लिए। इसको लिख लेते हैं, क्या है? देसी रियासत। कितना टोटल देसी रियासत था उस समय? 552, ठीक है। क्या आया इसके बाद? भारत स्वतंत्रता अधिनियम। कब? 1947। तो इस समय 552 देसी रियासत को 3 विकल्प मिलता है, तो 3 विकल्प दिया गया। पहला विकल्प क्या था? भारत में शामिल हो जाओ, ठीक है। दूसरा क्या था? तो पाकिस्तान में शामिल हो जाओ। तीसरा क्या था?
स्वतंत्र रहो। ठीक है, तो जिसमें से 542 में से 549 जो है ये भारत में शामिल हो जाते हैं, 549 देसी रियासत। ठीक है, बचा 3 देसी रियासत। ठीक है, कौन कौन? हैदराबाद, दूसरा जूनागढ़, तीसरा जम्मू कश्मीर। तो हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के द्वारा भारत में मिलाया गया, जूनागढ़ को जनमत संग्रह करके मिलाया गया, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र में सिग्नेचर करवा के। ठीक है, तो विलय पत्र में सिग्नेचर करवा दिया वहां का पॉपुलेशन से, तो 50% से ज़्यादा आदमी बोला कि हाँ हम लोग भारत में शामिल हो जाएंगे, तो फिर इसको भी करवा दिया। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार का हुआ, दंगा हुआ था हैदराबाद में, जो कि पुलिस कार्रवाई के द्वारा इसको भी शांत कर दिया गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से आप लोग। अब देखिए 1950 तक भारत में कुल 14 गो राज्य और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। ठीक है, 14 राज्य और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश। बहुत ऐसा राज्यों से डिमांड उठ रहा था कि हम लोग को भाषा के आधार पर क्या हो जाना चाहिए, तो राज्यों का पुनर्गठन करवा देना चाहिए। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में वो हर एक एग्जाम में आता है, और यहाँ से लगभग बहुत सारा क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, छोटा से छोटा एग्जाम को से लेकर के से बड़ा एग्जाम तक में। एक किताब आता है ग्रीन कलर का, लूसेंट का, इसमें सारा एमसीक्यू घर जाके तुम लोग को क्या करना है, तो अभी पढ़ाने के बाद सारा एमसीक्यू बनाना है। ठीक है, उसमें से देखना है कि 80% क्वेश्चन तुम्हारा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और अगर 80% क्वेश्चन तुम लोग का बन रहा होगा तो मतलब सही ट्रैक पे हो। ठीक है, तो देखिए तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का बात कर रहा था, कब? 1956 में। तो इसी पे आता है एक धर आयोग पहला। ठीक है, धर आयोग आया कब? दिसंबर 1948 में। इसका जो अध्यक्ष है ये कौन है? एस.के. धर। ठीक, तो यहां पे क्या होता है कि यहां पे भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को अस्वीकार कर देता है। ठीक है, भाषा के आधार पर पुनर्गठन क्या हो गया? अस्वीकार। ठीक है, बोला कि प्रशासनिक के अकॉर्डिंग होना चाहिए राज्यों का पुनर्गठन। तो इसी के बाद पूरा हाहाकार मच गया दुनिया में। इसी के बाद आता है 1948 में ही और एक कमिटी जेबीपी समिति। ठीक है, तो देखिए ये आता है 1949 में, ये तो आया 1948 में, लेकिन अपना रिपोर्ट जो है ये अप्रैल 1949 में पेश करता है। जब यहाँ पे हाहाकार मचा तो जेबीपी समिति इसके बाद बनता है 1949 में। इसमें 3 अध्यक्ष हैं, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू। तो जेबीपी समिति था जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पताभी सत्तोमान्या ने इसको बनाया था। और यहाँ पर भी क्या होता है कि भाषा के आधार पर पुनर्गठन अस्वीकार हो जाता है। ठीक है, यहां पे भी अस्वीकार हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो है एक राज्य है आंध्र प्रदेश।
ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन को लेकर के वहां पे बहुत बवाल हो गया। तो बवाल ये हो गया कि 58 दिन तक वहां के एक स्थानीय नेता था श्री रामल्लू, वो वहां के डिमांड को पूरा करने के लिए 58 दिन तक भूख हड़ताल करते हैं और उनका मृत्यु हो जाता है, जिसके कारण मजबूरन अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ता है। पहला भाषा के आधार पर राज्यों का गठन में इनका नाम आता है। ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि राज्य का पुनर्गठन भाषा के अकॉर्डिंग, भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य था, तो हम लोग आंध्र प्रदेश लिखेंगे। और कौन सा भाषा के आधार पर हुआ था, तो तेलुगु भाषा के आधार पर हुआ था। ठीक। तो अक्टूबर 1953 में कौन राज्य का गठन हो गया है, आंध्र प्रदेश। ठीक है। किसका, आंध्र प्रदेश का। क्यों हुआ था, क्योंकि यहां पे श्री रुमल्लू नाम का जो एक ये क्या था, स्थानिक नेता है, ये 58 दिन तक भूख हड़ताल किया। ठीक है। और इनका मृत्यु हो जाता है। तो सबसे पहला भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, सबसे पहला। ठीक है। कौन भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर। ठीक। चलिए अब देखिए क्या होता है कि इसके बाद और एक समिति बनेगा। ठीक है। तो इसके बाद दिसंबर 1953 में एक समिति बनता है जिसका नाम है फजल अली आयोग। ठीक है। क्या नाम है, फजल अली आयोग। ये अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत करेगा, तो 1955 में। इसमें 3 सदस्य हैं। ठीक है। पहला हो गया फजल अली, यही अध्यक्ष भी है। दूसरा कौन हो गया, तो दूसरा हो गया HN कुंजरू। तीसरा हो गया KM पनिक्कर। ये 3 आदमी मिल करके दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग का गठन करता है। और यहां पर जा करके भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को स्वीकार किया जाता है। रे चुप, एक थप मारेंगे हैंग हो जाएगा बे। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को यहीं पे स्वीकार किया जाता है। ठीक। चलिए ये हो गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कैमरा बंद कर दीजिए। तो वहां तक चैप्टर खत्म हो जाता है। उसके बाद अब जो एक टॉपिक बनता है कि कौन कौन सा राज्य का गठन कब हुआ है। ठीक है। तो उसको हम लोग ट्रिक के अनुसार यहीं पे याद करते हुए चलेंगे, कौन सा राज्य कब बना हुआ है। तो देखिए सबसे पहला 1960 में बना है महाराष्ट्र। ठीक है। किससे, गुजरात से अलग के होकर। तो थोड़ा सा सुन लीजिए पहले वाला। तो फजल अली आयोग में बोला गया था, फजल अली आयोग समिति में बोला गया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को स्वीकार कर दिया गया है। लेकिन क्या हुआ था कि एक राज्य एक भाषा को स्वीकार नहीं किया गया था। और इससे पहले तक 14 गो स्टेट और 6 गो यूनियन टेरिटरी था। अब धीरे धीरे करके यहाँ पे बढ़ते चला जा रहा है। ठीक है। तो देखिए 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात, तो गुजरात से महाराष्ट्र को अलग कर दिया। ठीक है। महाराष्ट्र से गुजरात को अलग कर दिया, गुजराती बोलने वाला को गुजरात में भेज दिया, मराठी बोलने वाला को महाराष्ट्र में भेज दिया। तो ये कब हुआ था, 1960 में। ये याद हो जाएगा आराम से।
दूसरा बनता है 1963। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या है 6 है। ठीक है, यहाँ पे 3 है, नागालैंड। तो यहाँ से 6, यहाँ से 3, तो 63 नागालैंड। तीसरा है 1966। ठीक है, तो ऐसे लिख लेना है। क्या है, हरियाणा। तो यहाँ 66 है, तो 1966 में हरियाणा बना है। ठीक है, उसके बाद एक हिमाचल प्रदेश है जो 1971 में बना है। पांचवा है त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है, और मणिपुर 1972 में। तो देखिए यहाँ से निकलता त्रि में और यहाँ से मेम, त्रिमेम मतलब 3 मैम। 3 मैम एक साथ अगर काम करेगी 24 घंटा तो कितना घंटा काम करेगी, 24 तिया 72। तो 3 मैम जो है मिल करके 72 घंटा काम कर रही है, मतलब ये तीनों जो है 1972 में बना है। ठीक है, उसके बाद छठा क्या है, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम। ठीक है, ये कब है, 1987। ठीक, तो अरुण नाम का कोई लड़का है जो रम पी करके, दारू रम पी करके गोवा में नाच नहीं रहा है, गोवा में जाकर के किसी का याद उसको सता रहा है, इसी के 87, ये हिंदी में इसको 87 बोलते हैं, तो याद सता रही है उसका, तो इसीलिए वो अरुण है, रम पी के गोवा में एंजॉय कर रहा है। उसके बाद 7वां नंबर जो है झारखंड, जहाँ से हम लोग हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ और एक उत्तराखंड, ये बना है आपका 2000 में। ठीक है, ये तो याद हो जाएगा। और लेटेस्ट अभी जो बना है वो है तेलंगाना। ठीक है, कब बना है, 2014 में। और एक राज्य यहाँ पे छूट गया कहीं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कहीं पर भी ऐसे, यहीं पे लिख देते हैं, जगह है सिक्किम। तो सिक्किम 1975, 75 रुपया का सिक्का, तो यहाँ से हो गया सिक्किम। ठीक है, तो ये सारा राज्य है जो कब बना है, राज्य के पुनर्गठन होने के बाद, ये पूरा लिस्ट है। एक बार फिर से देख लीजिए, 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात, 1963 में नागालैंड, नागा 6 और 3 नागालैंड। तीसरा क्या है, 1966 में हरियाणा 66, हिमाचल प्रदेश 71, हिमाचल प्रदेश में किसी का हाथ फंस गया तो बोल रहा है एक हाथ निकाल दो, 71। त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर 1972, तो त्रिपुरा से त्रि, मेघालय से मे और मणिपुर से म, त्रिमेम 3 मैम मिल करके 72 दिन 72 घंटा काम करती है, तो 1972। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम 1987, 1987 याद सता रहा अरुण को, तो गोवा में जाकर रम पी रहा है। उसके बाद झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड 2000 और तेलंगाना 2014, इधर सिक्किम 1975। तो 75 रुपया का सिक्का, कितना का, 75 रुपया 75 पैसा, जो भी बोलना है, 75 पैसा का सिक्का आता है, नहीं आता, लेकिन यहाँ सिक्किम है। ठीक है, तो यहाँ अगर इतना सारा कुछ हो जाता है तो यहाँ पे लगभग 95% क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और अगर देखना है तो एक लूसेंट का बुक आता है, वहाँ से आप इस टॉपिक पे जाइए और MCQ सर्च मारिए और देखिए कितना सॉल्व होता है, कितना सॉल्व नहीं होता है। अंधा बहरा लुंगड़ा कोई भी हो तो उसको समझ में आ जाएगा। चलिए, अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो कर दो।